ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड इसको कहते हैं, जो एक ग्लेशियर से जो लेक से पानी रिलीज होता है एंड दैट इज नॉट सस्टेनेबल। नेक्स्ट न्यूज है कि दिल्ली में कल इलेक्शन हुआ है। दिल्ली क्या है? यूटी है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है ना। यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव बॉडी हो सकती है। यूनियन लेजिस यूटीज और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है? हम्म तो डायरेक्ट होता है तो लॉ कौन बनाएगा? यूटीज में लॉ सब प्रेसिडेंट बनाएंगे, पार्लियामेंट बनाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि किसी यूटीज में लेजिस्लेटिव बॉडी हो? अरे इलेक्शन ही हो रहा है लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए। दिल्ली क्या है? केजरीवाल क्या लेजिस्लेटिव बॉडी ही तो है। केजरीवाल जो अभी किस लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग? जो कल इलेक्शन हुआ है लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए हुआ है, सामने दिख रहा है। लेकिन डिफरेंस ये है कि नॉर्मल आप देखिएगा स्टेट के पास और यूनियन के पास लिस्ट डिवाइड है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट सबका डिफाइंड है। इनका भी डिफाइंड है, इनका भी स्टेट लिस्ट में जितना भी होगा वो इनको मिलेगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये होगा कि यूनियन स्टेट लिस्ट में नहीं बनाता है। यूपी का स्टेट लिस्ट, अगर यूपी का कोई एरिया है और उसके स्टेट लिस्ट में कुछ बनाना है तो यूनियन नहीं बना पाएगा। लेकिन यूनियन टेरिटरीज का एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगा, लेकिन उसके बाद भी यूनियन चाहे तो उसके स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में का मतलब स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं, मानिए कि प्राइमरी एजुकेशन स्टेट लिस्ट का पार्ट है तो उस पर टोटल अधिकार स्टेट का होता है। स्टेट ही अगर 1 से 6 तक की 8 की पढ़ाई कैसे होगी, कैसे फंडिंग होगी, क्या लैंग्वेज यूज होगा, कितना सिलेबस होगा, यही सब होता है ना, लॉ यही बनेगा। तो इस पे जो लॉ होगा वो स्टेट का होगा। लेकिन यूटीज के केस में यूटीज का लेजिस्लेटिव बॉडी हो तो वो तो बनाएगा स्टेट लिस्ट पे, लेकिन यूनियन डायरेक्ट बना सकता है। ये चीजें समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे पावर डिवाइड है स्टेट और यूनियन के बीच में। यूनियन स्टेट लिस्ट में नॉर्मल नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है, नॉर्मल यही है। इसीलिए तो हम फेडरल है। फेडरल का मतलब पावर डिवाइड है, यूनियन नहीं बना सकता है। अगर किसी यूटीज में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो असेंबली तो बनाएगा स्टेट लिस्ट पे, लेकिन यूनियन भी किसी भी कंडीशन में बना सकता है, नॉर्मल बना सकता है। ये चीजें समझ में आ रही हैं कि क्या डिफरेंस है स्टेट एंड यूटीज में। अगर यूनियन बना दिया तो वो यूनियन का ही लॉ प्रिवेल होगा, स्टेट से कुछ लेना देना नहीं। हम ये अभी देखिएगा और स्टेट में होगा तो वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि इन्होंने क्यों बना दिया, ये तो मेरा पावर है। अभी यूनिवर्सिटी को लेकर लड़ाई चल रहा है, गवर्नर को लेकर लड़ाई चल रहा है। लेकिन यूटीज में ये लड़ाई नहीं है। यूटीज में यूनियन ने बना दिया, पार्लियामेंट ने तो बना दिया, ठीक है। वहां पे भी लड़ाई है कि वहां पे जो बनाएंगे वो लॉ वो आर्टिकल में डिफाइंड है। जैसे दिल्ली के लिए अगर उन्होंने बनाया तो एक सेपरेट आर्टिकल बनाया है, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 239 ए। दो के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, अभी तीसरा हो गया है जम्मू एंड कश्मीर। पहले दो के पास था, एक तो पुडुचेरी था और दूसरा आपका दिल्ली था। अब हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का तो अलग मैटर है, उसको तो हो सकता है 1 2 3 साल में फिर से स्टेट बना दे तो वो तो वापस स्टेट बनेगा, ठीक है। लेकिन ये दो तो परमानेंट कंटिन्यूअसली है। 1963 से पुडुचेरी है और 1992 से ये है दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लॉ, उसके लिए पर्टिकुलर एक अलग आर्टिकल बना दिए हैं। सारे स्टेट का आर्टिकल अलग है, यूटीज का अलग है। 239 239 का जो ए है, एक बार दिखाई देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यूनियन टेरिटरीज है, 239 पे डिफाइन करता है कि यूनियन टेरिटरीज होगा, उसका पावर किसके पास होगा? हमेशा पार्लियामेंट के पास होगा और प्रेसिडेंट के अंडर में एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो गवर्न करेगा, ये है। अब 239 ए में साफ साफ बताता है कि पुडुचेरी के लिए एक हम बना देंगे सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। और उन्होंने लिखा है 239 ए में हमने क्या बना दिया है? दिल्ली के लिए। ये वाला अमेंडमेंट हुआ था 1991 में, 1992 से इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया था और ये 1963 का एक्ट है। इसमें दिया नहीं है, लेकिन यहाँ का जो लेजिस्लेटिव बॉडी है 1963 से इंप्लीमेंटेड है। यहाँ पे है
1962 में उन्होंने अमेंड किया और 1963 से उन्होंने लेजिस्लेटिव बॉडी को पहले इलेक्शन करा के इम्प्लीमेंट किया। यही है केस यहाँ पे, उन्होंने अमेंडमेंट किया 1991 में और 1992 से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। ये क्लियर हो रहा है पुडुचेरी के लिए क्या है। पुडुचेरी के लिए 239 ए और दिल्ली के लिए 239 ए, एक बढ़ा दिया। नॉर्मल इनका जो पावर होगा स्टेट लिस्ट पे होगा, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो उस पर बना सकता है। एक और डिफरेंस याद रखिएगा कि स्टेट लिस्ट में भी इनको कुछ एरिया में नहीं पावर दिया गया, खासकर दिल्ली को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में। 3 एरिया, पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस। नॉर्मल पुलिस किसके अंडर में आता है? स्टेट के अंडर में आता है, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, नाम सुनते होंगे। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा स्टेट के अंडर में आता है। कहीं पे भी राइट हो रहा है तो उसका कंट्रोल किसके पास होता है? हमेशा स्टेट वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एंड लैंड, कहीं पे भी आपको लैंड रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का जो तहसीलदार होते हैं वही मेन ऑफिसर होते हैं और उन्हीं के एक्ट के थ्रू होता है। ये 3 स्टेट का लिस्ट है, लेकिन दिल्ली को नहीं दिया गया क्योंकि दिल्ली बड़ा ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, कैपिटल है, यूनियन गवर्नमेंट का बहुत प्रॉपर्टीज है, एम्बेसीज है, इसीलिए ये सब चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है, लॉजिक भी है हटाने का। पुलिस, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, कभी भी राइट हो कुछ भी हो तो इस यूनियन के पास ज्यादा पावर है ना, वो सेफ रखना चाहेगा, तो यूनियन के पास पुलिस चला गया। लैंड, क्योंकि उन लोगों का ऑफिस है, अब लैंड पे टैक्स वैक्स जो भी लॉ बनाना है तो ये इन्होंने नहीं दिया है, वो लैंड को यूनियन ने लगा रखा है। और लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, तो इसमें साफ साफ डिफाइंड भी है। कहीं डिफाइंड होगा इसमें, एक्सेप्ट कहीं दिखेगा तो बताइएगा। कहीं है, मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन कहीं है। एक चीज और बता दूं, आर्टिकल 239 ए बी, जैसे आप नॉर्मल देखते होंगे कि प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट रूल अगर स्टेट में लगाते हैं, आर्टिकल 356 जैसे हम लोग इमरजेंसी पढ़ रहे थे, 392 से स्टार्ट हो रहा था, 392 से नेशनल इमरजेंसी था, 352 क्या था? नेशनल इमरजेंसी था, 356 क्या था? स्टेट इमरजेंसी, जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाते थे। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 360, ये 3 था मेन। अगर कोई यूटी है वहां पे अगर आपको लगाना है, खासकर ये 2 स्टेट में, तो उसके लिए इन्होंने 356 का यूज नहीं होगा, इन्होंने सेपरेट एक आर्टिकल दिया है 239 ए बी, इसके थ्रू ये स्टेट में लगाते हैं। प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, वहां पे भी यही था कि अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फॉलो नहीं करता है और प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है गवर्नर का रिपोर्ट पढ़ के, तो वो क्या कर सकता है, वहां के जो गवर्नमेंट है उसको सस्पेंड कर सकता है और उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिजॉल्व कर सकता है। यही है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये चीजें कंफ्यूजन पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो प्रेसिडेंट रूल होता है यूटीज में, उसको हम 356 के थ्रू लगा सकते हैं। तो आपको लगेगा स्टेट है, स्टेट यूटीज के लिए होगा, लेकिन यूटीज के लिए सेपरेट है, इन्होंने 239 ए बी बना के रखा है। तो इसके थ्रू हम स्टेट इमरजेंसी या यूटीज में इमरजेंसी या वहां पे सस्पेंड करेंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, फिर बात आता है 239 बी, ऑर्डिनेंस पावर होता है। व्हाट इज द ऑर्डिनेंस पावर? ऑर्डिनेंस का नाम सुना है? व्हाट इज द ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि मानिए नॉर्मल जो बिल पास होता है, कब पास होता है? पार्लियामेंट सेशन में हो, पार्लियामेंट लोग बैठे हो, सेशन हमेशा तो चलता नहीं है, बीच बीच में तो छुट्टियां होती हैं। सेशन तो 20 दिन 25 दिन, अभी विंटर सेशन चल रहा है, अभी हट जाएगा, फिर वो लोग घर चले जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे। मानिए ऐसा कंडीशन है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और ऐसे टाइम में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो गया कि कोई लॉ बनाना पड़ेगा, फटाक से एकदम तुरंत लेना पड़ेगा डिसीजन, नहीं तो काफी देश को घाटा हो सकता है। मानिए कोई एग्रीमेंट किसी के साथ हो गया और वो इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है, उस समय लॉ बनाना पड़ेगा। अब आपको एक पार्लियामेंट का सेशन बुलाने के लिए पूरा प्रोसेस होता है
कि प्रेसिडेंट पहले सम्मन निकालेगा, फिर उसके लिए डेट निकलेगी, फिर जितने भी लेजिस्लेटिव आएंगे वो इकट्ठा होंगे, उसके बाद ड्राफ्ट होगा, फिर उसके बाद डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद पास होगा, फिर प्रेसिडेंट जाके एसेंट देगा। ये सब प्रोसेस है। लेकिन हमें चाहिए कि कल ही हमें रूल चाहिए, कल ही एक एक्ट चाहिए वो हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए। मानिए कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो गया, एक मुझे मानिए भूटान ने ऑफर दे दिया कि हम इंडिया में मिलना चाहते हैं और कह रहा है कल ही हम मिलना चाहते हैं वरना परसों चाइना अटैक कर देगा। होगा ना कंडीशन कि चाइना भी अपना क्लेम कर रहा है, तो हमें तुरंत तुरंत दुनिया को दिखाने के लिए अपना एक्ट बना के इंटीग्रेट करना होगा। तो ऐसे कंडीशन में लॉ बनाने के लिए जो पावर दिया गया है, प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट जिस तरीके से लॉ बनाती है वो पूरा पावर किसके पास चला जाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट खुद एक बिल को ड्राफ्ट करके वो साइन करके एक्ट बना देगा। ये इमरजेंसी कंडीशन के लिए दिया गया, इसी को ऑर्डिनेंस कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये आर्टिकल 123 के थ्रू होता है। 123 123 एक बार दिखा दो। यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये है, इसी को कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। रिसेस का मतलब जब सेशन नहीं चल रहा है उसको रिसेस कहते हैं। व्हाट इज द रिसेस? जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है उसको कहते हैं कि रिसेस। ठीक है, उस समय कौन लॉ बना सकता है? इमरजेंसी कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के बना सकते हैं, उनको दिखाना पड़ेगा कि ऐसा कंडीशन था कि मुझे मजबूरी में, अर्जेंसी में मुझे लॉ बनाना पड़ा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट सर्टिफाइड दैट द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट व्हिच रेंडर्ड द नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। ऐसा सर्कमस्टांस उनको प्रूव करना पड़ेगा, वरना पूरा का पूरा पावर प्रेसिडेंट ले लेगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो सर्कमस्टेंशियल है, ये नॉर्मल नहीं है, ये इमरजेंसी कंडीशन के लिए है। तो यहाँ पे 123 का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। वैसे ही हम जब यूटीज की बात करते हैं तो यूटीज का पावर किसके पास है? यूटीज में प्रमलगेट किसके थ्रू करते हैं? 139B, यही है ना, प्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस। क्लियर हो रही है चीजें कि यहाँ पे भी ऑर्डिनेंस पावर किसके पास है? दैट इज विद द गवर्नर ही होगा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, जो भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, अलग अलग नाम होता है। ठीक है, यूटीज का गवर्नर केवल नाम नहीं होता, कहीं पे आप देखिएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उनका नाम बदलता है। और यहाँ पे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी रहेंगे वो हमेशा प्रायर परमिशन लेंगे प्रेसिडेंट से, तब जाके वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीड है। स्टेट का केस में ये नहीं होता, स्टेट गवर्नर खुद कर देता है, प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट का नहीं लेता है। क्लियर हो रही है ये सब चीजें? दिल्ली न्यूज में है, इसीलिए ये सब चीजें हम लोग पढ़ ले रहे हैं कि क्या क्या दिल्ली का स्पेशल एक्ट है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा? किसके थ्रू दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली है? 239A, 239 से लेके 242 तक यूटीज के लिए है। 242 को रिपील कर दिया गया क्योंकि कुर्ग पहले एक प्रिंसली स्टेट था, उसको हमने यूटीज बना के रखा था, लेकिन उसको धीरे धीरे हमने मर्ज कर दिया कर्नाटका के साथ, तो अब वो नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा 239B तक पढ़ लिया। 240 में बताता है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन क्रिएशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो वो जैसे अंडमान निकोबार है, ये सब का रेगुलेशन कैसे करेंगे, वो प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट पावर है। 241 इज द फॉर द हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज, के पास भी एक सेपरेट हाई कोर्ट हो सकता है, और जरूरत पड़ने पे किसी बगल वाले स्टेट के हाई कोर्ट को भी वो फंक्शन दिया जा सकता है। जैसे दमन दीव, या आप देखिएगा कि जितने भी ये टेरिटरीज हैं अंडमान, इनका खुद का नहीं है, इनका हाई कोर्ट कहीं ना कहीं अंडमान का किसके पास है? वेस्ट बंगाल, जो बंगाल वाला है उनके पास है। ऐसे ही आप देखिएगा कि यहाँ पे दमन दीव का किसके पास है? गुजरात वाला। ठीक है, एक बार देख लीजिए गुजरात है कि महाराष्ट्र, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन उनका खुद का नहीं है, सिर्फ एक यूटीज के पास खुद का है, दैट इज द दिल्ली का। दिल्ली का हाई कोर्ट खुद का है, देखते हैं आप, तो होता है। तो यहाँ पे 241 बोल रहा है कि हाई कोर्ट फॉर द यूटीज, और यहाँ पे बोला है कि उनका खुद का भी हो सकता है, या किसी और हाई कोर्ट के बगल वाले हाई कोर्ट के भी हम डिक्लेयर कर देंगे कि उसका जुरिडिक्शन जो होगा वो इन पे भी लागू होगा, यही होगा। तो अगर आता है कि एवरी यूनियन टेरिटरी शुड हैव द सेपरेट एंड सेपरेट हाई कोर्ट,
तो सेपरेट ये मस्ट नहीं है। कई बार देखिएगा कि 2 स्टेट का भी एक हो सकता है, पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। ऐसे देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में सबका हम सीट असम में है, असम का जो हाई कोर्ट है वो अरुणाचल प्रदेश ये अरुणाचल प्रदेश का है, और आई थिंक इनका भी है नागालैंड का सेपरेट हाई कोर्ट नहीं है। तो इन सब का ज्यूरिडिक्शन असम के पास है। ये सब क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज, यूएस प्रेसिडेंट वॉज टू टेक द लैंड। गाजा को ये बोल रहे हैं कि हम ले लेंगे और उसको हम डेवलप करेंगे, खूब जॉब क्रिएट करेंगे, ठीक है। कि आप कहिए कि पड़ोसी से कि अपना जमीन दे दो, फिर बढ़िया सा हम तुम्हारे लिए वो बिल्डिंग बनवा देंगे, और उनसे कहे कि तुम कहीं किनारे लेके रह लो किराए पे। तो यही ये गाजा में कह रहे हैं कि जितने भी वहाँ के लोग हैं उनको हम आसपास के जो अरब कंट्रीज हैं, जॉर्डन है, लेबनान है, वहाँ पे हम सेटल करा देंगे, और गाजा में हम डेवलप कराएंगे खूब अच्छे सिटीज का, और पूरी दुनिया के लोग आके वहाँ पे आराम से बसेंगे। उनसे पूछा गया कि रहेगा कौन, तो कह रहे हैं पूरा दुनिया आके रहेगा, ठीक है। अपने यूएस से सबको भिजवा रहे हैं, कल एक प्लेन इंडिया में भी भेजा अमृतसर में, ठीक है। तो वहां से सबको भेज रहे हैं और खुद सिटी भी बना रहे हैं। तो एक ही आदमी दोनों बात कह रहा है, एक ही आदमी कह रहा है कि हमारे देश से जाओ, और वही आदमी कह रहा है कि पूरे दुनिया के लोग एक साथ भी रहेंगे। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन कितना है। तो दैट इज द थिंग, ये एक तरीके का ऐसे ऐसे तो अभी आते रहेंगे 4 साल जब तक ट्रम्प है। एक बोला, ऐसा भी नहीं था कि प्लान था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, बताया कि एक उसको भी नहीं पता था कि मतलब कि उनके साथ वो थे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उसको भी झटका लगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ये इंडिया में भी उन्होंने भेजा है, 100 लोगों को भेजा है, ये एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट न्यूज इज द ए ग्रीन सिग्नल फॉर द इंडिया टू असोर्ट इट्स हेल्थ लीडरशिप। तो यहाँ पे ये है कि इस बार का जो बजट है उसमें हमने 90,958 करोड़ दिया है फॉर हेल्थ। तो उसको हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया। कि अगर आपको कुछ दुख दर्द है और घाव को आपको राहत दिलाना है, बीमारी को, तो आप इंडिया में आइए। तो इसके लिए हम काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, जितने भी स्किलिंग है वो डेवलप कर रहे हैं। और तीसरा जो हमारा फोकस एरिया है वो हम किस पे कर रहे हैं कि एआई का यूज किया जाए और डिजिटल मीडियम का यूज किया जाए। जैसे गांव में अगर हमें हेल्थ को प्रोवाइड करना है तो डॉक्टर तो गांव में जाके रहने से रहें, उनको तो सारी फैसिलिटी चाहिए। अब गोरखपुर आसपास के गांव में पता कीजिएगा कि वहाँ के डॉक्टर आके वहाँ का जो शहर है, जैसे गोरखपुर के आसपास सब रहेंगे गोरखपुर में, वहाँ सप्ताह में 3 दिन जाएंगे जो गांव में अगर अपॉइंटेड है। यही हाल कुशीनगर में होगा। कुशीनगर का मानिए जो वहाँ का सेंटर है पडरौना, वहाँ पे लोग रहेंगे, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट कहाँ रहेगा, गाँव में। जाएंगे सप्ताह में 2 दिन 3 दिन, किसी को रख रखा है, अपने जो असिस्टेंट है उन्हीं से काम करा लेते हैं। तो ये सब इशू है। तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि डिजिटलाइजेशन, आप शहर में भी बैठ के अपने लैपटॉप से गूगल मीट से देख लीजिए, जहाँ पे वहाँ पे चेकअप करवा लीजिए, वहाँ से आप लैब से जितने भी रिपोर्ट है वो मंगवा लीजिए, एक्सपर्टाइज तो आप दे सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन आप दूर बैठ के भी देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि हम चाहते हैं प्रमोट हो। एआई का यूज कर सकते हैं कि डेटा एनालिसिस बहुत जल्दी से हो जाएगा। मानिए 4 तरीके का आपका ब्लड ग्रुप है, तो एक एक आदमी पढ़े तो 10-15 मिनट लगेगा, एआई पे कॉपी पेस्ट कीजिए 2 मिनट में बता देगा कि ये है, 4 पॉइंट बता देगा। तो एआई का बहुत यूज हो सकता है। इंडिया साथ साथ हम लोग वीजा का रिलैक्सेशन है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वीजा रिलैक्सेशन मतलब ताकि लोग आए यहाँ पे इजीली, उनको वीजा अवेलेबल हो और यहाँ पे वो अपना इलाज कराएं। उससे ये होगा कि हमारा जो टूरिज्म है, एक हेल्थ टूरिज्म है, वो भी बढ़ा। आएंगे तो कहीं ना कहीं होटल लेंगे, यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इनकम बढ़ रहा है। डॉक्टर से जाके दिखाएंगे, उस डॉक्टर का भी नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक तरीके से इसको हम हेल्थ टूरिज्म के जैसे प्रमोट कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली मोदी जी जो अभी ये सब चीजें चला रहे हैं, मेन उनका जो इनिशिएटिव है हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया, ये इनिशिएटिव हम चला रहे हैं। हम पूरे दुनिया को कह रहे हैं कि आप इंडिया में आइए, यहाँ पे हम सस्ता और अच्छा और बेहतर हम आपको हेल्थ रेमेडीज प्रोवाइड करेंगे।
यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। जैसे हम लोग 200 डे केयर सेंटर्स जिला अस्पतालों में भी खोलना है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर का सेंटर हो और 200 डेज वहाँ पे आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज किया, गवर्नमेंट असिस्टेंस से आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। एआई का जैसे इन्होंने बोला है कि एआई का यूज कर रहे हैं, डिजिटल हेल्थ का यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमने डिस्कस किया कि चीजें टाइम कम हो जाएगा और एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। दीज आर द थिंग्स ये डिस्कस हुआ है इसमें। नेक्स्ट न्यूज है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं और इसके लिए गवर्नमेंट जो स्कीम प्रमोट कर रही है दैट इज द हृदय। हृदय का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज, नहीं प्रसाद है, हृदय अलग है। हृदय में वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें है कि पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव स्कीम है, इसको प्रसाद नाम से दिया है। हेरिटेज अलग है, दो स्कीम चला रहे हैं जहाँ पे हम जितनी भी हमारे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जितनी भी हमारी रिलीजियस साइट है, हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की जो सुविधाएं हैं उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। एक है प्रसाद और दूसरा हृदय। इसका आप देख लीजिए, पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। अब इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि एक साथ हम पूरा प्लान दे रहे हैं कि आप आइए, एक बार आइए तो आप अयोध्या भी घूमिए, फिर आप बनारस भी जाइए, प्रयागराज भी घूम के आइए, तो पूरा हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं। एक पूरा गवर्नमेंट इस तरीके से डेवलप कर रहा है सर्किट के रूप में। जैसे आप राम सर्किट के रूम से आएंगे तो आप राम के जो जो फेमस जगह है जहाँ जहाँ उसको घूम लीजिएगा, पूरा उनकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे एयरपोर्ट डेवलप करें। जैसे अब देखिए जो यूपी है, यूपी में बुद्धिज्म को लेके अच्छे अच्छे साइट्स हैं, श्रावस्ती है, कुशीनगर है, ठीक है, तो ये यूपी में है। और जस्ट बगल में लुम्बिनी है, नेपाल मुश्किल से यूपी के बॉर्डर से 60-70 किलोमीटर है, वो भी उससे भी कम ही होगा। ठीक है, तो ये सब हम सर्किट क्रिएट कर रहे हैं कि एक बार अगर यात्री आए तो हर जगह उसको हम सुविधाएं प्रोवाइड करें। तो ये सब प्रसाद एंड हृदय के थ्रू हम लोग कर रहे हैं।